दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद शर्मा एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। हम एमपीपीएससी मेंस इतिहास विषय जो प्रथम प्रश्न पत्र का पार्ट ए है उसमें दूसरी यूनिट का अध्ययन कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित है। हम इससे पहले 3 लेक्चर्स में प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश तथा ओलिकर वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम परिव्राजक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, चूंकि इस यूनिट में जो वंश दिए हुए हैं उनमें बहुत सारे वंश ऐसे हैं जिनकी जानकारी बहुत ही कम मिलती है और ये वंश किसी बड़ी सत्ता के अधीन सामंत के रूप में अस्तित्व में रहे हैं, जैसे ओलिकर वंश, ये परिव्राजक वंश, इसके बाद हम पढ़ेंगे उच्चकल्प वंश। ये सब गुप्तों के अधीन सामंती रूप में अस्तित्वमान थे। मित्रों, परिव्राजक वंश के बारे में आपको टू द पॉइंट जो तथ्य मैं आज दे रहा हूं इनके नोट्स बनाने हैं व्यवस्थित, और अधिक संभावनाएं ये है कि इससे 2 मार्कर और 7 मार्कर क्वेश्चन ही बनेगा। 10 मार्कर बनने की संभावनाएं बहुत कम है। 10 मार्कर में चंदेल, परमार जैसे बड़े और अधिक महत्वपूर्ण वंश पूछे जाएंगे। मित्रों, परिव्राजक वंश जो मैंने आपको बताया था, किसी भी वंश को पढ़ने से पहले हमें कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे वो वंश कहाँ था, वो वंश कब था, कौन कौन उसमें शासक थे, क्या उनके महत्वपूर्ण योगदान हैं, तो और इन सबसे पहले कि जानकारी कहाँ से मिलती है, सोर्स क्या है, स्रोत क्या है उनके। तो जो परिव्राजक वंश है इसकी जानकारी मिलती है हमें खोह नामक स्थान है सतना जिले में। तो खोह सतना के ताम्रपत्र व सिक्कों से, खोह से सिक्के मिले हैं और ताम्रपत्र मिले हैं। जो ताम्रपत्र है ना, वो सामान्यतः जब कोई राजा दान करता था तो उसकी महिमा मंडन के लिए, उसको स्मरण रखने के लिए ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करवा देता था कि फला फला राजा ने इतने गांव इसको दान दिए। क्योंकि छोटे छोटे वंश थे, ये ज़्यादा धन का दान ना करके भूमि का दान करते थे, गांव दे दिया साहब, ठीक है। तो इस टाइप का वर्णन इसमें मिलता है जो खोह सतना से मिला। पहला सोर्स आप बता दोगे, आंसर की शुरुआत ही इससे करना। परिव्राजक वंश जैसे पूछे तो इसकी, इस वंश की जानकारी हमें खोह सतना के ताम्रपत्र, भूमरा सतना के ताम्रपत्र तथा मझगवा जबलपुर के ताम्रपत्रों से जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर क्या बताओगे, समय काल बताओ ना, टू द पॉइंट। क्या लिखोगे, 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में। अब 5वीं 6ठी शताब्दी ईस्वी में यहाँ गुप्तों का शासन था, तो हम इन्हें बताएंगे कि यह गुप्त वंश के सामंत थे, उनके मांडलिक हुआ करते थे। राजधानी किसी भी वंश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप राजधानी बताना। नागोद सतना इनकी राजधानी मानी जाती है। और शासन का क्षेत्र जैसा कि मैंने मैप में बताया है, आप देख पा रहे होंगे मैप में, जो बुंदेलखंड एरिया है इसमें भी सतना और पन्ना का जो क्षेत्र है। इसी के बगल में हम उच्चकल्प, उच्चहरा वंश कल पढ़ेंगे इस साइड में। आज हम सतना और पन्ना के क्षेत्र में जो परिव्राजक वंश था इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मित्रों, परिव्राजक वंश जो शब्द है उसका अर्थ होता है भ्रमणशील तपस्वी, यानी जो घूमने वाला तपस्वी होता है उसे परिव्राजक कहा जाता है। तो ये बात भी आप याद रखें, अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। यदि 7 मार्कर हो तो शाब्दिक अर्थ बताना, कहाँ से जानकारी मिलती है, राजधानी, समय, ये सब बताना है। मित्रों, परिव्राजक शासक स्वयं को ब्राह्मण बताते हैं। क्या बताते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण भी कौन से, भारद्वाज ऋषि की संतान हैं हम तो, भारद्वाज गोत्र है हमारा, ठीक है। मित्रों, ये बात तो हो गई आपकी एक वंश का परिचय देने वाली। अब संस्थापक होता है प्रत्येक वंश का, जो उस वंश के अस्तित्व के प्रारंभकर्ता के रूप में जाना जाता है। संस्थापक था देवोदय। ये देवोदय का उल्लेख मिलता है खोह से जो प्राप्त हुए सिक्के उनमें, कि ये संस्थापक था। हालांकि प्रथम ज्ञात शासक सुशर्मन को भी कहीं कहीं बताया गया है। मित्रों, जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसके हमारे पास में बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स रहेंगे, वहाँ हम बहुत विस्तार से समझेंगे अच्छे से।
लेकिन यहाँ जो प्राप्त जानकारी है, मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पलटी है, मैंने कुछ नोट्स भी देखे हैं, उनमें से ये मैं डाटा कलेक्ट करके लाया हूँ। तो ये काफ़ी रहेगा आपके लिए इतना लिखना, तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, इनके टू द पॉइंट नोट्स बना लीजिए बस। ठीक है, तो प्रथम ज्ञात शासक आप देवोदय कर लोगे। परिव्राजक शासक जो शासक है वो गुप्तों के मांडलिक या सामंत थे, मैंने पहले भी आपको बता दिया था ये बात। प्रमुख शासकों की हम बात करें तो जो परिव्राजक वंश है उसमें कौन कौन से शासक है? देवोदय, इसको देवोदय करना, देवादय लिखा रहा। इसके बाद प्रभंजन, फिर हस्तिन और संक्षोभ, ये 4 शासक है। DPHS है ना, देवोदय, प्रभंजन, DP हो गई, DP के बाद में HS, ऐसे याद रखना है ना। खोह अभिलेख में स्वयं को विष्णु भक्त बताते हैं, ये भागवत धर्म के अनुयायी थे, आप इसको बता देना। अब विष्णु धर्म बताएंगे क्योंकि गुप्त काल भी मुख्यतः भागवत धर्म अधिक था। वैसे तो बहुत सारे धर्मों को प्रश्रय गुप्त काल में दिया और उनके ही अधीन थे, तो स्वयं को ये भी भागवत धर्म के अनुयायी बता रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम शासकों के बारे में कुछ देख लेते हैं, तीनों पॉइंट। मित्रों, सबसे पहले देवोदय की बात करें, अगर देवोदय ये 2 मार्कर में आता है तो आप क्या लिखोगे? परिव्राजक वंश के संस्थापक। ठीक, फिर क्या लिखोगे? इनकी राजधानी नागौद थी। फिर क्या लिखोगे? ये गुप्तों के अधीन शासन कर रहे थे। ये 4वीं 6वीं शताब्दी में इनका शासनकाल रहा। फिर इसमें क्षेत्र लिखना, इन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन किया। इनके पुत्र का नाम प्रभंजन था। लिख दोगे 2 मार्कर में आराम से, आपको 2 में से पूरे 2 मिलेंगे इसमें, और इतना ही आएगा। 2 मार्कर ही बनेंगे इन शासकों पर, कोई इतनी बड़ी उपलब्धियां इनकी रही नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें, अधिक संभावना यही है। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कम कंटेंट वाले होते हैं, उनको बड़े ज़्यादा मार्कर में पूछे गए हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है उस पर मैं अलग वीडियो आपको बता दूंगा। जो कॉमन चीज़ें होती है, उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्थाओं को कैसे बताना है, कैसे उनका विशेषण में महिमा मंडन करना है, ये सब। सॉरी मित्रों, जिस परिस्थिति में मैं हूँ, मेरे पास कॉल आ जाता है, आपको व्यवधान हुआ है, माफ़ करिए उसके लिए। अब देवोदय के बाद हस्तिन के बारे में आप बताना। ये प्रभंजन का पुत्र था, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। बाकी चीज़ें लिख देना, वही राजधानी थी इनकी, वही गुप्तों के अधीन थे। ठीक है, ये तो सब लिख दोगे। इसके बाद अंतिम शासक इनका था संक्षोभ, संभवतः ये अंतिम शासक माना जाता है, और ये हस्तिन का पुत्र था। और वापस इनकी जानकारी वही खोह, बैतूल, यहाँ के ताम्रपत्रों से मिलती है। इनका शासन क्षेत्र डहल प्रदेश तथा निकटवर्ती 18 गढ़ों में माना जाता है। डहल प्रदेश वही जबलपुर का क्षेत्र जो था। त्रिपुरी प्रांत में भूमिदान का उल्लेख मिलता है ना। तो भूमिदान ही करते थे, इनके पास पैसे वैसे नहीं थे ज़्यादा, है ना। ये पैसे होते तो पैसे दान करते, लो साहब वो गांव है वो तुम्हारे हो गया, ये दान कर दें, ऐसे करके ये वंश चला रहे थे। ज़्यादा लोड मत लें इनका, नहीं लें आप इनका, आराम से नोट्स बना लीजिए, इनको 2-4 बार रिवीजन कर लीजिए। आप वीडियो 2-4 बार देख लोगे यार, छोटा सा वीडियो है तो वैसे ही आपको याद हो जाएगा, है ना। और इस पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करेंगे जब सारे वंश पढ़ लेंगे। बिल्कुल तनाव मुक्त होकर के ये यूनिट आपकी पूरी करवाऊंगा मैं। इसके बाद हम धीरे धीरे मेंस पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको ऐसा लगता है कौन सा विषय पढ़ना है। मेरे सारे 6 पेपर का लगभग कंटेंट मैं कवर कर रहा हूँ, और पुराने सिलेबस के अनुसार तो पूरा मेरे पास है ही सही, नए सिलेबस के अनुसार भी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा लगता है कि कौन सी यूनिट अभी शुरू की जानी चाहिए, 2025 को टारगेट करने वाले मित्र भी मुझे बता सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।